Hello friend, welcome to Physion classes. Let us start a new chapter, that is Newton's laws of motion. In this chapter we will study about Newton's laws of motion, and more importantly we will learn how to work with particularly first and second laws of motion to solve the questions. इस चैप्टर में जो थ्योरी है वो हमें लर्न करना है, हमें सीखना है, और मोर इम्पोर्टेंटली द क्वेश्चंस दैट फॉलो वी नीड टू learn how to solve the question. सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ इट इज़ वेरी इजी टू स्टेट दैट दोज लॉज, लेकिन जो रियल लाइफ में क्वेश्चंस बनते हैं जो न्यूमेरिकल यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो बनते हैं, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, दोज आर रियली वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, ओके. पहला लॉ है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will remain in motion unless and until an external force act on it, which is non-zero. Net force should be non-zero. Okay. So the question is, the definition of first law is a body at rest, which is at rest, will always remain rest unless and until an external non-zero external force act on it. That is net non-zero force acting. Why I am emphasizing net? Because maybe एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. एक बहुत ही बड़ा चट्टान है, बहुत ही बड़ा, से 1000 किलोग्राम, और हम लोग इसको पुश करने की कोशिश करते हैं. हमने इस पर तो कुछ फोर्स लगाया, से 10 न्यूटन लगाया या 5 न्यूटन लगाया, जितना भी लगाया थोड़ा बहुत, लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं. तो एक्स्ट्रा ये एक मास है 1000 किलोग्राम का. सपोज ये चट्टान हो, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बहुत कम. हम कितना भी फोर्स लगाते ये पुश नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये पुश नहीं हो रहा है, या तो इसका मतलब है कि इस पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, रेस्ट पे है. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कैन से कि नेट फोर्स इस पे जीरो लग रहा है, फोर्स इस पे जीरो लग रहा है, लेकिन हम तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं. तो यहाँ समझना पड़ेगा कि एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और नेट फोर्स आ रहा है इसमें जीरो. ओके, ठीक है. तो नेट फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए. तो फर्स्ट लॉ ये है कि जब तक कोई नेट फोर्स नॉन जीरो फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट भी रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा सेम वेलोसिटी से. यानी फोर्स लगेगा तो ही एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, इफ फोर्स इज नॉन जीरो. ठीक है. तो ये फर्स्ट लॉ है. इट इज वाज ऑल्सो ऑलमोस्ट इन सिमिलर वे इट वाज स्टेटेड बाय गैलीलियो. ओके. तो गैलीलियो का भी लॉ जो है वो लगभग सेम है. नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ना we derive the definition. We understand how to distinguish between inertial frame and non-inertial frame. Inertial frame of reference, okay. If I remember it correctly, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे बताया था. नाउ let us repeat it. Suppose a train is moving with a speed with an acceleration a. ठीक है. और ट्रेन के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है. इफ ट्रेन इज मूविंग एक्सेलरेशन ए, तो ये भी मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए. और यहाँ पे कहीं एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक इंसान बैठा हुआ है. ठीक है. प्लेटफॉर्म पे बेंच है या सीट है, उस पर कोई इंसान या कोई बॉडी रखा हुआ है, और इट इज एट रेस्ट.
अब हम लोग इस ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, ट्रेन में जो इंसान है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं फ्रॉम दिस, इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं ट्रेन को, और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पे जो रखा हुआ है ब्लॉक या इंसान, उसको हम लोग देखते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको मोशन को। तो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ट्रेन, इसके पास एक्सेलरेशन होगा माइनस है, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है वो mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, और ये दोनों तो कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू, इस केस में एक्सेलरेशन इज माइनस है if we consider this as positive x axis, और force is zero in x direction, force is zero, तो इधर फर्स्ट लॉ इज रॉन्ग, और यहाँ पे कुछ हमारे समझ में गलत है, गलती है। ठीक है, तो देखो समझ में क्या गलती है कि फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से लाइक दैट, डिफाइन करते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference in which first law of motion is valid. If first law of motion is valid, then if in a frame of reference first law of motion is valid, then that frame of reference will be known as inertial frame of reference. Here the train is non-inertial frame of reference. We can say that in this way also कि जो accelerating frame है, accelerating frame are generally we can say non-inertial frame of reference, or frame of reference which is at rest or which is moving with uniform velocity, we can consider it as inertial frame of reference generally. तो एक चीज we must remember कि earth is, although it is moving, but for all practical purpose we consider it as inertial frame of reference. Okay, now let us take one question that is given in this book, which will help us to understand how to deal with such question, how to deal with the application of Newton's laws of motion. Question is, a heavy particle of mass 0.5 kg is hanging from a string fixed with rope. Find the force exerted by the string on the particle. ये डायग्राम भी दे रखा है क्वेश्चन में। ये एक मास 0.5 kg का ये लटका हुआ है और ये बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, ठीक है, और ये स्ट्रिंग इस रूफ पे फिक्स्ड है, ये रूफ है। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल। देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल, तो हम लोग अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, विच इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे एक फोर्स लगेगा mg, और स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा t, टेंशन। इसी की वजह से ये यहाँ पे रुका हुआ, वरना ये गिर जाता, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता, ठीक है। नाउ सिंस इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो T इज इक्वल टू एम जी, एम इज 0.5 और जी इज 9.8, तो ये हो गया 4.9 न्यूटन। तो इसमें इतना टेंशन डेवलप हो रहा होगा इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में इतना टेंशन डेवलप होगा, और ये इसको इस टेंशन ये इसको बैलेंस करेगा mg। यहाँ पे mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन इज electrostatic force. Okay, so this is how we apply Newton's first laws of motion. Now we move to Newton's second laws of motion. ठीक है, there are many ways to state any law. You see why I stated the first law in the way I stated, because I believe that laws of motion should be stated the way it has been stated by original scientist. Okay, second law of motion, it is given in our book in a different way, but I will give standard definition, that is
Second law, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and changes take place along the direction of applied force. Along direction of applied force. इसका मतलब क्या है कि dp over dt, this is directly proportional to applied force. We can write it this way also. ठीक है, angular momentum is mass into velocity. Mass is constant, velocity, it is velocity which is changing, so that means force directly proportional to m है. यहाँ पे जो that is force is equal to km है. now यहाँ पे ना k को वैल्यू जो कैलकुलेट कर किया जाता है, that is very fortunate कि उसका वैल्यू 1 आता है. ओके, इसलिए इसको हम लोग वी कैन राइट इट इन दिस वे, एफ इज इक्वल टू एम है. ठीक है, एनीवे, तो ये सेकंड लॉ हो गया. ये बड़ा ही वेरी इजी, इट इज अपेयरिंग के फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय मास. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इट्स एप्लीकेशन इज रियली वेरी डिफिकल्ट. It is not that easy. It is not very easy to work with Newton's laws. जितना आसान ये डेफिनेशन लग रहा है उतना आसान नहीं है उसको काम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो इन द बुक ऑल्सो एंड वी ऑल्सो इन दिस बुक ऑल्सो, एस सी वर्मा बुक ऑल्सो, दे हैव stated an algorithm to how to approach the question. Okay, working with Newton's laws. What are the steps that we follow? First step is decide the system. Okay, suppose दीजिए मास m, इसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है. इस मास को स्ट्रिंग से एक और मास से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे एक पुली है. ठीक है, और ये स्ट्रिंग से इस पे भी एक मास बांधा गया है. फिर ये एक और स्ट्रिंग है और इसको कोई इंसान फोर्स F से पुल कर रहा है. ठीक, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4. ठीक है, ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है. डिसाइड करने के लिए कि कौन सा सिस्टम है, एक कंडीशन लगेगा. ऑल द पार्ट्स शुड हैव सेम और आइडेंटिकल एक्सेलरेशन. सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, जब भी हम लोग उसको एक सिस्टम के तौर पे लेंगे. ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पुश किया गया, इसकी वजह से हो सकता है इधर ये मूव करे और ये इसको इधर मूव कराए, ये इसको इधर मूव कराए. ठीक है, ये इसी तरह से हम लोग इसको एक सिस्टम के तौर पे ले सकते हैं. सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस. जितना भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करो. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस केस में M4G लगेगा, यहाँ पे M3G लगेगा, यहाँ पे M2G लगेगा, यहाँ पे M1G लगेगा. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा N1, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा M2, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, वी कॉल इट N3, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं. यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं लगेगा. ठीक, यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग लगेगा, स्ट्रिंग एक टेंशन लगाएगा. ऑफ कोर्स सारे स्ट्रिंग में टेंशन होगा. चाहिए कि याद रखना कि टेंशन जो होगा ना, जो एक स्ट्रिंग है टोटल में, उसमें सेम
टेंशन होगा, यानी यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वी कैन कॉल इट T1। यार यहाँ से यहाँ तक सबका सेम होगा, वी कैन कॉल इट T2 और यहाँ पे T3। तो अलग स्ट्रिंग हो जाएगा तो उसमें टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोगों ने एक सिस्टम को एक बार आइडेंटिफाई कर दिया कि ये पूरा सिस्टम है, तो उसके अंदर जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग इंटरनल फोर्सेस को नहीं लिखना है। इंटरनल फोर्सेस नीड नॉट बी रिटन। इंटरनल फोर्सेस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि इंटरनल फोर्सेस जो है हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को लिखना है। ओके, ठीक है। अब तीसरा होगा कि मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। और चौथा है चूज एक्सेस एंड राइट इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम में ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या है, एक मास है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहेगा बंदर है, ज़्यादातर बंदर है, बंदर का पूंछ है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बंदर को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। नो नीड टू के हम लोग को उसको पूरा एक बंदर को ही बनाना है। यहाँ पे जैसे सिमिलरली ये है ना, ये इसको हम लोग एक पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे मास को, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। और चूज द एक्सेस एंड राइट इक्वेशन। एक्सेस किस तरह का हम लोग चूज करना है, एक्स वाई जेड हम लोग चूज कर सकते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को उसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है, बट जब हम लोग वर्कआउट करेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा आसान नहीं लगेगा, तो हमें डिफिकल्टी आएगी। बट इफ वी फॉलो ऑल द प्रोसीजर वन बाय वन इट विल बिकम वेरी इजी। लेकिन मैं बताता हूँ कि हम लोग जब एक बार बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि अच्छा पहले डिसाइड द सिस्टम करते हैं, याद किया, फिर अच्छा आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, फिर मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। सब कुछ एक रिफ्लेक्स के तौर पे होने लगेगा वंस यू प्रैक्टिस। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई जो भी बाइक चलाना या गाड़ी चलाना आप लोगों में से किसी ने सीखा होगा, तो पहले बताया जाता है ये गियर लो, ब्रेक लो, ऐसे स्टार्ट करो, वैसे स्टार्ट करो। तो शुरू में जब आप सीखते हो तो उसी प्रोसीजर से करते हो, अभी स्टार्ट करते हो, फिर एक नंबर गियर लेते हो, फिर आगे बढ़ते हो। लेकिन वंस यू वो प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाता है तो वो रिफ्लेक्स में आ जाता है। कभी भी स्टार्ट करते हो ऐसा नहीं रहता अच्छा एक नंबर अभी लगाते हैं, वो रिफ्लेक्सली हो जाता है। उसी तरह से जब आप ये क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर लोगे देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्स, ठीक है। नाउ आई विल टेक वन क्वेश्चन और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू, ये जो हम लोगों ने अभी चारों दिया है, चारों सीखे, चारों पॉइंट, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 5.2। A block of mass m is pulled on a smooth horizontal table by string making an angle theta with the horizontal as shown below. If the acceleration of the block is a, find the force applied by the string and the table on the block. क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक ऑफ मास को m को इस तरह से पुल किया जा रहा है कि स्ट्रिंग को यूज करके, ये स्ट्रिंग है और एक इंसान पकड़े हुए है, ठीक है। ये डायग्राम में दे रखा है, क्वेश्चन में ही डायग्राम बना रखा है और दे रखा है। ये सरफेस है और इस पे मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऑफ मास m यहाँ पे रखा हुआ है और उसको एक स्ट्रिंग से पुल कर रहा है। स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नो क्वेश्चन, और इट इज मूविंग विथ गिविंग के ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a, ठीक। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। तो ये फोर्स जो स्ट्रिंग इस पे कितना लगा रहा है और ये फोर्स, ये ब्लॉक, ये फोर्स, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है और टेबल कितना लगा रहा है। तो हम लोग इस पे पहले लिखते हैं, ठीक है, कि ये एक टी है, सपोज कि इस पे टी लग रहा है फोर्स, ठीक है, ओके। और एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस लिखते हैं। स्ट्रिंग में टी टेंशन डेवलप हो रहा है ये पुल करने की वजह से, और ये टी फोर्स लगा रहा है। इस पे एक फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा mg, और ये एक जो टेबल है ये इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगाएगा। तो हमें टी और एन को निकालना है। अब हम लोग ना इसको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक मास है, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg इस डायरेक्शन में, ठीक है,
और एक फोर्स लग रहा है N इस डायरेक्शन में. देयर इज ए फोर्स ऑफ T, ठीक है, विच इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक, ओके. तो हम लोग T को रिजॉल्व कर लेते हैं. इस डायरेक्शन में T का हो जाएगा T cos थीटा, इस डायरेक्शन में T का हो जाएगा T sin थीटा. अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, एक्सीलरेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. तो वी से T cos थीटा इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, तो यहां से T आ गया, T इज इक्वल टू एम ए बाई कॉस थीटा. तो ये पहला आ गया, ये आंसर भी है. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक. ठीक है, हमें निकालना है क्या, फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक. तो जो स्ट्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है और टेबल लगा रहा है, तो स्ट्रिंग जो लगा रहा है ये तो हमने निकाल लिया, एम ए बाय कॉस थीटा. ठीक है, नाउ वी नो अलोंग वाई एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब है कि अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स शुड बी जीरो. उसका मतलब है एन माइनस एन प्लस टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी. ठीक है, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी साइन थीटा विच इज एम जी, और टी हमें यहां से निकाल लेते हैं, पता है हमें एम ए अपॉन कॉस थीटा टू साइन थीटा. तो ये हो गया एम जी माइनस एम ए टेन थीटा. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक. तो हमने दोनों निकाल लिया. अब नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इट इज स्टिल वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट इज एवरेज क्वेश्चन. वी while solving different question we will find more and more difficult questions. Okay, so today I have dealt with some theories and two questions. In the next video I will deal with the remaining part of the theory, and then from the next to next video I will start solving questions of this chapter, which is really important and which is should be the only important part that we should be dealing. Theory इसका बहुत आसान है. इनफैक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट मेनी टाइम्स इवन इन योर हाई स्कूल. ओके, तो ये बताना बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन इसको जो क्वेश्चंस आएंगे वेयर वी विल बी डीलिंग विथ टेंशन, वेयर वी विल बी डीलिंग विथ मंकीज, मंकी का टेंशन, मंकी का पूछ है, टेल है, उसमें टेंशन लगेगा. तो दैट वी विल फाइंड इट very interesting to solve. Okay, from the next video in the next video I will solve the remaining part of the chapter. Okay, thank you very much.